हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। यूनियन बजट यानी केंद्रीय बजट 2025-26 के तमाम जितने भी कंटेंट है आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड पूरा समझाएंगे बहुत ही आसान शब्दों में। ठीक है, तो केंद्रीय बजट, और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो भी देखा होगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का बजट पेश किया था। उन्होंने 8वीं बार बजट पेश किया है। अच्छा, इससे पहले अभी कुछ महीने पहले जुलाई में भी उन्होंने बजट पेश किया था। वो 2024-25 का बजट था। और उससे पहले फरवरी में भी उन्होंने बजट पेश किया था, चुनाव से ठीक पहले। वो अंतरिम बजट था। ठीक है, तो इन्होंने 8वां बजट पेश किया है। और अगर सवाल हो कि कौन सा ये पेपरलेस बजट था यानी डिजिटल बजट था, तो ये छठा डिजिटल बजट कहेंगे हम। ठीक है, तो पूरे बजट को मैंने इस वीडियो में 11 प्रश्नों के तौर पर या फिर कहें 11 टॉपिक के तौर पर बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल आपसे करते हैं कि आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को संसद में किसने पेश किया था। ठीक है, और एक और सवाल कि सबसे ज़्यादा बार बजट पेश अब तक किसने किया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के आय और खर्च का लक्ष्य रखा है, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर का। इसका आंसर है 50.65 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, यानी 50,65,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो बजट पेश किया गया था केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो इसमें हम लोग देखते हैं अब कि इनकम का क्या रहा है। मतलब इनकम का जो लक्ष्य तय किया गया है वो कैसे कैसे किया गया है, कहाँ से कितने इनकम आएगा। तो देखिए बजट में क्या है ना, जो इनकम का लक्ष्य तो मैंने बताया, ये क्वेश्चन में ही बता दिया, और खर्च का भी। तो 50.65 लाख करोड़ रुपए। देखिए दो तरह की इनकम हम कहते हैं बजट की भाषा में। एक होता है राजस्व प्राप्तियाँ यानी रेवेन्यू रिसिप्ट। वो क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो वह है 34.2 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट यानी पूंजीगत प्राप्तियाँ, और ये कितना है, ये है 16.44 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, तो सरकार को टैक्स के जरिए जितना इनकम प्राप्त होता है उसको हम कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, आसान शब्दों में, वैसे बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा है इसकी। और कैपिटल रिसिप्ट किसको कहेंगे, ऐसी रकम जो लोन के जरिए प्राप्त हुई है या फिर सरकार के पास जो एसेट है उससे जो कमाई हुई है उसके ज़रिए हुई है, और इसके लिए टैक्स नहीं लगा है, यानी टैक्स के ज़रिए ये नहीं लिया गया है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है ये बात समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ से कितनी रकम आ रही है। ठीक है, अच्छा, पिछले बजट में कितना था एक बार और मैं बता दूं। पिछले बजट जो था ना, जो जुलाई में पेश हुआ था, तो उसमें 48.2 लाख करोड़ रुपए का ये अनुमानित आय तय की गई थी। हालांकि बाद में उसको संशोधित किया गया था और वो आय कमी हुई थी, 47.16 लाख करोड़ रुपए रहा था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कितना परसेंट कहाँ से ये इनकम आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा सा छिपाया है। अभी देखिए सबसे ज़्यादा यानी 24%, ये क्या है, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज़। मतलब क्या हुआ, उधार और कर्ज के जरिए ये मतलब हम ले रहे हैं, और ये कितना है, 24%। अगर रुपए में कहेंगे ना कितना है, 16.13 लाख करोड़ रुपए। इतना तो हम अपना खर्च करने के लिए लोन ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं। दूसरा कहाँ से आ रहा है, उसके बाद 22% है जो कि इनकम टैक्स के जरिए आ रहा है। फिर 18% है जो कि जीएसटी अदर टैक्सेस के जरिए आ रहा है। फिर 17% है ये कॉरपोरेशन टैक्स, इसके ज़रिए आ रहा है। फिर 9% जो है वो नॉन टैक्स रिसिप्ट है। ठीक है, इसके अलावा यूनियन एक्साइज का 5% है। उसका 4% जो है वो कस्टम्स यानी सीमा शुल्क, उसके ज़रिए आ रहा है। और 1% जो है वो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट है यानी गैर पूंजी प्राप्ति है। ठीक है, तो ये अलग अलग हिस्से में ये समझने के लिए है ये चीज़ कि
मतलब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कॉरपोरेशन टैक्स से कितना पैसा आया, लेकिन ये आपको समझना ज़रूरी है कि इसके कितने कितने अलग अलग ढंग से ये इनकम आ रहा है, और खर्च भी हम आगे बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ बहुत ज़रूरी है, जब भी अगर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा जाए, लिखने को दिया जाए कि बजट का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से आ रहा है और क्यों ज़रूरत पड़ रही है, तो ये सब चीज़ें इसका जिक्र दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तब डिटेल बताने में वहाँ हम चर्चा कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्सपेंडिचर यानी खर्च, ठीक है। खर्च कितना कर रहे हैं, तो जितना इनकम है उतना ही खर्च करें, यानी 50.65 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। और यहाँ भी उसको हम मूलतः दो हिस्से में डिवाइड करेंगे, एक है राजस्व खर्च यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा है पूंजीगत खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम लोग करने जा रहे हैं वो 39.44 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं हम लोग 11.21 लाख करोड़ रुपए। और यहाँ पर मैंने ये रेड कलर में दिया है, ये क्या है, ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम लोग। मतलब ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होने वाला है हमारा, उसमें से 12.76 लाख करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ हम ब्याज चुकाने वाले हैं। तो अब देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर हम किस किस चीज़ को कहेंगे यहाँ पर, ठीक है। रिसिप्ट में तो मैंने बताया था, अब एक्सपेंडिचर में क्या होगा, जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट में ऐसा खर्च जो सैलरी में, पेंशन में या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें कैसे खर्च कर रहे हैं, सड़कों को ठीक कराने में खर्च कर रहे हैं, बिल्डिंग है उसको ठीक कराने में खर्च कर रहे हैं, या आर्मी के जो जहाज़ हैं उसको मेंटेन करने में हम खर्च कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हुई। और साथ में हम इंटरेस्ट पे भी कर रहे हैं, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही कहलाएगा, ओके। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है, ऐसी रकम जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, एसेट बन रही है, जिससे नई सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, या अगर हम डिफेंस में देखेंगे तो फाइटर जेट हम खरीद रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हुई वो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया, ठीक है। पिछले साल की अगर बात करेंगे तो पिछले वित्त वर्ष में 2024-25 में जो अनुमानित खर्च था वो 45.03 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन उसको फिर खर्च को फिर कम कर दिया गया था, मतलब कम ही खर्च कर पाए क्योंकि इनकम भी कम हुई थी, ओके। तो ये बात हो गई। तो अब देखते हैं कि कितना हम खर्च कर रहे हैं, किस किस मद में खर्च कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो खर्च कर रहे हैं वो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तमाम जो टैक्सेस लिए जाते हैं ना, वो उसमें राज्यों को हिस्सा देना होता है। अब कैसे देना होता है, तो जैसे जीएसटी की वसूली होती है वो केंद्र के हाथ में है, ठीक है, पैसा केंद्र के पास चला जा रहा है। इनकम टैक्स है वो भी केंद्र के पास चला जा रहा है, वही वसूल कर रहा है। तो जिस राज्य से जितनी वसूली हुई है ना, उसका कुछ परसेंट जो है वो राज्यों को देना होता है कि राज्य का हिस्सा हुआ, शेयर हुआ। तो ये 22% ये हो गया। इसके बाद हम देख रहे हैं इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट पे मतलब हमने जो बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है उसका 20% हम ब्याज ही ब्याज चुका रहे हैं, मूल तो चुका ही नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हो गया। अब ये किस तरह की स्कीम होगी, देखिए दो तरह की स्कीम होती है। एक स्कीम होती है जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, उसमें कुछ राज्यों को भी शेयर देना पड़ता है, ठीक है। एक हो गया सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जैसे क्या होगा, जो किसानों को जो रकम दी जाती है ना 2000-4000 रुपये उसके इस अनुपात में, तो इस तरह की जो तमाम स्कीम है वो ये इसमें हो गई। फाइनेंस कमीशन है, उसके लिए 8% का एलोकेशन रखा गया है। ये क्या है, फाइनेंस कमीशन जो है ना वो भी तय करता है कि किन राज्यों को अगर कोई ज़रूरत है विशेष तौर पर तो उसको कितनी रकम दी जाए। राज्य जो है वो वित्त आयोग के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमें इतनी इतनी ज़रूरतें हैं और वो हमें इतना चाहिए। इसके अलावा क्या हुआ, डिफेंस में यानी रक्षा में हम 8% खर्च कर रहे हैं टोटल का। कितना है टोटल रकम हम आगे और बताएंगे आपको। फिर 8% हम खर्च कर रहे हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में। जैसे कौन सी स्कीम हो गई, उदाहरण के तौर पर आयुष्मान भारत स्कीम देख लीजिए, तो उसमें राज्यों को भी उसमें हिस्सा देना होता है, ठीक है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है लेकिन राज्य भी दे रहा है, तो उसमें केंद्र का जो हिस्सा है वो इतना पड़ रहा है, ठीक है। सब्सिडीज़ मतलब अलग अलग चीज़ों में जो सब्सिडी देते हैं किसानों को दे रहे हैं और भी तमाम अलग अलग जगहों पर, तो उसमें इतना खर्च हो रहा है। इसके अलावा पेंशन, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं पेंशन दिया जा रहा है उसमें 4% और 8% जो है ना वो अदर है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात रही। एक और बात है कि बजट में
इसी में से मैं बता रहा हूँ कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ट्रांसफ़र भी किया जा रहा है रकम। ये 25.6 लाख करोड़ रुपए वो रखे गए हैं कि हम ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, तो ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आपने पूरी चीज़ों को समझ लिया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। और हाँ, इसका जो PDF है ना डिटेल में, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशंस के लिए, तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है और दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान है। दूसरा वाला जो है वो SSC, रेलवे, टीचर, इन सब के लेवल का है। और इसके जरिए पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं और अगले 1 साल तक आपकी तैयारी करवाई जाती है। कैसे करवाई जाती है? तो PDF मिलता है कई तरीकों के, 1 लाइनर, MCQ नोट्स होता है और PDF वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली होता है। वो ऐसे ही टेस्ट भी लिया जाता है, वीडियो होते हैं और संबंधित एग्जामिनेशन का टेस्ट सीरीज भी मिलता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक और बात कि UP-PCS के जो है वो बैच बस आने ही वाले हैं। जब तक हो सकता है आप देख रहे होंगे तब तक आ चुका होगा, तो वो ले सकते हैं। BPSC का भी बैच आ रहा है, कुछ रेलवे के भी बैच वो आ रहे हैं, तो भी देख सकते हैं। शार्प लर्निंग ऐप है उसमें, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है ऐप का, या फिर आप गूगल प्ले पर जाइए, वहाँ सर्च कर लीजिए शार्प लर्निंग, या फिर सन्मय प्रकाश सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अगला प्रश्न ये है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य GDP का कितना प्रतिशत रखा है? कितना है GDP का? तो वो है 4.4%। ठीक है, रुपए में अगर हम इसको देखेंगे ना तो वो आंकड़ा बैठता है 15.68 लाख करोड़ रुपए, इतना राजकोषीय घाटा है। ठीक है, और पिछले वित्त वर्ष में ये जो राजकोषीय घाटा था वो 4.8% था। और अगर सवाल करेंगे कि हमारा जो GDP है वो टोटल कितना होने का अनुमान लगाया गया है, तो NSO लगाता है अनुमान, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो उसने जो अनुमान लगाया हुआ है 2025-26 में GDP का, वो है 356.97 लाख करोड़ रुपए। कितना है? 356.97 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो अब क्या है ना, इतना जो राजकोषीय घाटा हो रहा है, यानी पैसे तो है नहीं, खर्च करना है, तो उसकी भरपाई कहाँ से की जा रही है? वो लोन के ज़रिए की जा रही है, मतलब लोन लिया जा रहा है या उधारी ली जा रही है, उसके ज़रिए ये जो खर्च है वो सरकार जो है अपना चलाने की कोशिश कर रही है। ओके, अगर हम देखेंगे कि ये क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या हुआ, तो एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? टोटल नॉन डेट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन डेट रिसिप्ट। मतलब क्या हुआ कि बिना लोन, मतलब बिना लोन लिए जो टोटल हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है, जो टोटल खर्च कर रहे हैं उसमें से लोन का हिस्सा हमने हटा दिया, और माइनस बिना ऋण का जो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट है उसको ले लिया। तो इस तरीके से ये फिस्कल डेफिसिट जो है ना वो तय होता है, ये तय किया जाता है। मतलब ये हुआ कि जो हम टोटल खर्च कर रहे हैं उसमें से लोन वाला जो हिस्सा है ना, जो हमने लोन चुकाया है उसको अलग कर दिए, और फिर हमने जो रिसिप्ट हमारे पास जो इनकम आया है उसमें से लोन हटा दिए। तो ये इस तरीके से ये बनता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो ये मामला हुआ। ठीक है, तो इसको आसान भाषा में समझने के लिए कह सकते हैं कि शुद्ध आय और खर्च का अंतर। ठीक है, मतलब कि आय तो कम हुई लेकिन खर्च ज़्यादा हो गया और इसके पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ा, वो डेफिसिट हो गया, यानी वो हमारा वो हमें एक्स्ट्रा देना, हमने उसके लिए कर्ज लेना पड़ रहा है उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और अगर कोई BPSC का कोर्स परचेज किया हुआ है ना, तो वहाँ इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही हैं, उस पर काफ़ी डिटेल में जो अविनाश सर हैं उन्होंने इस पर काफ़ी डिटेल में विस्तार में बताया भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में डिफेंस मिनिस्ट्री को कितनी रकम यानी पेंशन के साथ आवंटित की गई है टोटल? तो कितना होगा? 6.81 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और अगर हम बिना पेंशन के कहेंगे
तो वो जो हो जाता है वो बिना पेंशन का 5.2 लाख करोड़ रुपए हुआ। तो इसमें टोटल जो है ना ये 6.81 लाख करोड़, उसमें से पेंशन के लिए है 8.6 लाख करोड़ रुपए। पिछले जो फाइनेंशियल ईयर था उसके जो बजट थे उसमें जो संशोधित था वो 6.21 लाख करोड़ रुपए ये था, तो थोड़ा इसका बजट जो है ना वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ओके, तो इस बार जो डिफेंस पर कुल बजट का जो खर्च किया जा रहा है वो 13.45% हिस्सा वो मिला है। टोटल जो बजट है उसका इतना परसेंट मिला है। पिछले साल ये जो हिस्सा था वो 12.9% हिस्सा था। ठीक है, तो ये जो डेटा है वो आपने देख रहा, ठीक है। और डिफेंस बजट जो है ना वो मुख्य रूप से 3 पार्ट में होते हैं, एक रेवेन्यू, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर और तीसरा होता है पेंशन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, रेवेन्यू बजट में डिफेंस के जो स्टाफ है उसकी सैलरी, आर्म फोर्सेस के बाकी जो खर्चे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस हो रहा है, सड़कों ब्रिजों का निर्माण वगैरह, ये सब मेंटेनेंस ये सब शामिल है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हुआ, हमने हथियार खरीद रहे हैं, एमुनेशन खरीद रहे हैं, फाइटर प्लेन खरीद रहे हैं, शिप जो है वो बनवा रहे हैं, युद्धपोत बनवा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात रही। चलें अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2025-26 के तहत जो महत्वपूर्ण मंत्रालयों को बजट आवंटित किया गया है, तो किस मंत्रालय को कितना बजट दिया गया है ये हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये कुछ मेंबरशिप प्लान है उसके बारे में ये दिया हुआ है जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप शार्प लर्निंग ऐप पर। तो ये देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो हम खर्च कर रहे हैं यहाँ पर, ये डिफेंस में खर्च कर रहे हैं, यानी रक्षा मंत्रालय में खर्च कर रहे हैं। इसको अलग अलग ढंग से एक एक करके भी हम आपको बताएंगे। 2 हिस्से में बता रहे हैं, एक तो मंत्रालयों का जो बजट है और फिर एक जो हम बता रहे हैं प्रमुख मद में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, हम आगे बताते हैं आपको। तो सबसे ज़्यादा जो खर्चा है वैसे तो हम अगर देखेंगे तो डिफेंस में हो रहा है, लेकिन वित्त मंत्रालय को भी दिया जाता है। वित्त मंत्रालय को सबसे ज़्यादा रकम दिया जाता है क्योंकि वो बहुत सारे एक्टिविटी के लिए खर्च करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को उसके ज़रिए वो उसको देना होता है। वैसे सबसे ज़्यादा जो ना वो वित्त मंत्रालय को दिया गया है 19.39 लाख करोड़ रुपए। फिर आता है डिफेंस का स्थान 6.1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय उसको दिया गया 2.87 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। फिर रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपए है। होम मिनिस्ट्री को 2.33 लाख करोड़ रुपए है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उसको 2.15 लाख करोड़ रुपए है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.9 लाख करोड़ रुपए दिया जा रहा है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.61 लाख करोड़ रुपए दिया जा रहा है। कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री यानी संचार मंत्रालय को 1.08 लाख करोड़ रुपए है। इसके बाद हम कृषि और किसान कल्याण की बात करेंगे तो उसमें उस मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ रुपए दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री को 1.28 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन का प्रस्ताव रखा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके लिए 99.85 थाउजेंड करोड़ रुपए हुए। ठीक है, फिर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय उसको 96.77 थाउजेंड करोड़ रुपए है। फिर महिला विकास आ जाता है तो 26,000 करोड़ रुपए है। फिर खेल युवा मामले के लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए है। जल शक्ति मंत्रालय को हालांकि 99,000 करोड़ रुपए मिले हैं। ठीक है, फिर एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है 24,000 करोड़ रुपए है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, लेकिन अगर हम क्षेत्रवार खर्च देखेंगे तो इधर वाले आंकड़े हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे कि इसमें क्या आएगा, कुछ मंत्रालयों के दूसरे काम को भी जोड़ा या घटाया गया है। जैसे कृषि एवं संबद्ध जो कार्यकलाप हैं उसमें कई चीज़ें दूसरे मंत्रालय की भी जोड़ ली गई है। ठीक है, स्वास्थ्य है, शहरी विकास है, इस तरह से जोड़ा है। तो आपके एग्जामिनेशन में मतलब पिछली बार यूपीएससी में और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में दूसरे में भी और यहाँ तक कि एसएससी में भी शायद ये मंत्रालय को कितना अलॉट किया गया है और किस सेक्टर को कितना दिया गया है वो भी उसके बारे में भी सवाल आए थे। ठीक है, तो ये तो मद के अनुसार है ये। वैसे अगर हम मद में सबसे ज़्यादा जो खर्च कर रहे हैं ना वो तो ब्याज चुकाने में कर रहे हैं।
करीब 13.25 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं। ठीक है, डिफेंस में आपने देखा, डिफेंस में जो है 4.91 लाख करोड़ रुपए है, ये सेक्टर वाइज है। इसमें क्या है, पेंशन को हटा दिया गया है। ठीक है, ग्रामीण विकास, उसमें क्या है कि ग्रामीण विकास में ये 2.66 लाख करोड़ रुपए है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ग्रामीण विकास को तो इतना ही मिल रहा है। ये क्या है, कृषि और कल्याण मंत्रालय जो ना, इसके भी कई सारे जो योजनाएं हैं उस और जो फंड है उसको इसमें जोड़ा गया है इस तरीके से। फिर गृह मंत्रालय है, एजुकेशन 1,28,000 करोड़ रुपए है। ओके, तो एजुकेशन का यही है। स्वास्थ्य का 98,000 करोड़ रुपए। तो ये प्रमुख अलग अलग जो मद हैं उसके अनुसार यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे का प्रश्न लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य विषय क्या था, थीम क्या तय किया गया था? तो इसका थीम था सबका विकास। ठीक है, बजट पेश करते हुए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो है ना कुछ बातें और भी कही हैं। उन्होंने तेलुगु कवि और नाटककार, उनका नाम है गुराजादा अप्पा राव, तो उनके कथन का जिक्र किया था कि कोई देश केवल उसकी मिट्टी ही नहीं है बल्कि देश उसके लोगों से है। तो इन्होंने ये जिक्र किया था। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि इसमें सबका विकास का लक्ष्य जो है ना वो एक तरह संदेश है और हम इस बजट में उसी को देखकर चल रहे हैं। ओके, एक और बात इन्होंने कही है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कई बार और सरकार के तमाम जो मंत्रीगण हैं वो बोलते रहते हैं कि 2047 में हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। ठीक है, विकसित भारत बनेंगे। तो उसके लिए इन्होंने कुछ सिद्धांतों का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं और हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए वाले किसान। तो ये इस तरह से ये जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब बहुत सारी घोषणाएं भी करने को होती हैं, तो इन्होंने इस तरह की बातें कही हैं। ठीक है, एक और चीज़ है जो बताया गया है कि विकसित भारत की यात्रा में कि इंजन बताया गया है। पहला इंजन बताया गया है कि एग्रीकल्चर है, दूसरा इंजन एमएसएमई को कहा गया है, तीसरा निवेश को कहा गया है और चौथा निर्यात को कहा गया है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ देते हैं एग्जामिनेशन में, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं टैक्स स्लैब के बारे में, यानी इनकम टैक्स स्लैब के बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। अब टैक्स स्लैब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है। कहा जा रहा है कि 12 लाख ईयरली इनकम है तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जब डेटा देखेंगे तो उसमें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10% टैक्स लगेगा। तो देखिए, इसको समझिए, देश में क्या है, दो तरह के इनकम टैक्स रिजीम है, एक नया है और एक पुराना है। पुराना भी चल रहा है और नया भी चल रहा है। तो जो टैक्स पेयर हैं वो किसी में भी अपना दे सकते हैं, लेकिन एक बार अगर नए स्लैब में आ गए तो पुराने में लौट नहीं सकते। और सरकार ये प्रमोट करना चाह रही है कि नए टैक्स रिजीम में आइए। नए टैक्स रिजीम में क्या होता है ना कि जितने पुराने में जो रियायतें मिलती थी, जैसे कि आपने प्रॉपर्टी खरीदा तो उसके ब्याज पर जो फ़ायदा मिल जाता था टैक्स में, इसके अलावा जैसे इंश्योरेंस करवाया, लाइफ इंश्योरेंस करवाया, तो उसके आधार पर जो रियायत मिल जाती थी, तो वो रियायत पुराने में तो है, नए में ख़त्म कर दी गई है। ठीक है, और टैक्स स्लैब में इसमें भी दोनों में थोड़ा थोड़ा चेंजेज किए गए हैं। जैसे पुराने में हम देखेंगे 3 लाख तक 0% है, 3 से 7 लाख में 5% है, 7 से 10 लाख में 10% है। ये पुराने की बात कर रहे हैं। 10 लाख से 12 लाख में 15% इनकम टैक्स, 12 लाख से 15 लाख में 20% और 15 लाख से ज़्यादा अगर है तो 30%। ठीक है, तो ये चुनना है जो टैक्स पेयर है उसको कि वो किस में जाना चाहता है। अगर उसके पास बहुत सारे ऐसे हैं चीज़ें जिससे वो बचना चाह रहा है तो इसमें जा सकता है, लेकिन कोई फ़ायदा अब रहा नहीं क्योंकि इसमें कुछ छूट दी जाती है। अब नए टैक्स स्लैब में यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक तो 4 लाख तक 0% है, फिर 4 से 8 लाख तक 5% है, 8 से 12 लाख तक 10% है, 12 से 16 लाख तक 15% है,
16 से 20 लाख तक 20% है, 20 लाख से 24 लाख तो 25, और 24 लाख से ज़्यादा अगर ईयरली इनकम है तो 30% का इनकम टैक्स लगेगा। लेकिन इसमें क्या कहे, इसमें सरकार छूट दे देती है कि आप नए टैक्स रिजिम में आए हैं तो हम ये 5% वाला और ये 10% वाला हम छूट देते हैं अपनी तरफ से। तो छूट देते हैं तो मतलब ये हुआ कि 12 लाख तक में ये सरकार ने छूट दे दी है, टैक्स लगना है, लेकिन सरकार ने कहा कि हम जो है इतनी छूट दे रहे हैं जनता को। तो उससे क्या हुआ कि 12 लाख तक में फिर टैक्स नहीं देना पड़ा। ठीक है, अब 12 लाख 1 रुपये इनकम है तो आपको सीधे 15% टैक्स देना पड़ेगा। ओके, उस 16 लाख तक। फिर उसके बाद फिर छूट नहीं है, जो भी छूट है वो 12 लाख तक ही छूट है। तो उसमें क्या है, ये 5% वाला और 10% वाला, ये दोनों जो है ना वो छूट मिल जाती है। तो अगर अब 2025-26 में आपकी आय या किसी की भी आय अगर 12 लाख रुपए तक है तो उसको अपना रिटर्न भरना है और उसमें फिर बता देना है कि हम ये छूट लेना चाहते हैं, बस आपको छूट मिल जाएगी और टैक्स वैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए होंगे आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है? किस राज्य में, कहाँ पर सबसे ज़्यादा मखाना है? तो है बिहार में। ठीक है, तो बिहार में, और ख़ास बात यह है कि पूरे बजट भाषण में बिहार का जिक्र बार बार किया गया वित्त मंत्री के द्वारा। ठीक है, बार बार क्यों? क्योंकि आने वाले वक्त में वहाँ चुनाव होने वाले हैं। ओके, तो मखाना बोर्ड वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। बिहार के जो मखाना है बिहार का, उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है और बिहार के 10 जिलों में मखाने की खेती होती है। तो 10 जिलों में जब इतना उत्पादन होता है तो ऐसे में वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो और पब्लिक जो है उससे सीधे जुड़े हुए हैं। उन जिलों में सीतामढ़ी है, मधुबनी है, दरभंगा है, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये सब हैं। ठीक है, और बताया जाता है कि सीधे तौर पर 30,000 से ज़्यादा किसान उससे जुड़े हुए हैं, इनडायरेक्टली तो और ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और अभी तक क्या था कि मखाने को लेकर कोई तय नीति नहीं थी। तो ऐसे में क्या है कि जो बिचौलिए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से उत्पादन हो गया और वो बाहर चला गया। तो किसान को या उसके जो वहाँ के जो कारोबारी हैं उनको उतना फ़ायदा, मतलब जितना होना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा था। ऐसा सरकार का कहना है कि अब क्या ये बोर्ड का गठन हो जाएगा, यानी ये जो मखाना बोर्ड बन जाएगा तो उससे फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। उससे ये होगा कि तमाम जो योजनाएं हैं ना वो सब एक साथ जुड़ सकेंगी। जैसे बिहार में जो मखाना विकास योजना चल रहा है, इसके अलावा केंद्र सरकार की जो एमएसएमई और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के तहत जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं ना, ये सारा फिर एक सेंट्रलाइज हो जाएगा, बोर्ड के तहत सारे काम होंगे। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात है। मखाना कैसे बनता है उसका प्रोसेस मैंने यहाँ पर एक वीडियो के ज़रिए दिया है। तालाब में ये आता है, इसके बीज होते हैं और उसको बीज को फिर इकट्ठा किया जाता है और फिर आगे देखेंगे हम लोग उसको भुना जाता है आग पे। ठीक है, इस तरीके से भुना जा रहा है। फिर वो काला जो बीज है ना उसकी एक परत हट जाती है और फिर ये सफ़ेद मखाना सामने आ जाता है। ओके, और दुनिया में 80 से 90% जो मखाना है वो भारत में ही ये उत्पादन किया जाता है और भारत का 90% मखाना बिहार में ही उत्पादन किया जाता है। और मखाने के लिए बिहार का जो काफ़ी बड़ा, कई सारे जो ज़िले हैं, 10 ज़िले जिसके बारे में जिक्र किया था मैंने वो है। और जो सरकारी डेटा है उसके अनुसार भारत हर साल 100 टन मखाना निर्यात करता है और सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता है वो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इन सब में देशों में होता है। ठीक है, और तो ये महत्वपूर्ण बात है। और मखाना बहुत ही उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। 100 ग्राम मखाने में 350 कैलोरी होती है और उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, और वसा बहुत ही नाम मात्र का होता है, ना के बराबर। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, मखाने को लेकर, क्योंकि अब पूरा बोर्ड ही बन रहा है तो एग्जामिनेशन मखाने को लेकर इससे चीज़ें संबंधित पूछी जा सकती हैं। अगर बिहार के एग्जामिनेशन देंगे या आप तो केंद्र सरकार ही कर रही है तो
उससे रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, केंद्र के भी संबंधित एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो मखाने को लेकर एक रिसर्च सेंटर है, कहाँ पर है? बिहार के दरभंगा में, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें देख रहे हैं। एक तो तालाब में भी होता है, और धान की फसल में जहाँ पर ज़्यादा पानी है, 2-2.5 फीट पानी कर दिया जाए, तो उसमें भी मखाना जो है ना वो उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे। वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2025-26 के दौरान बिहार के लिए क्या ऐलान किया है? आंसर का उपरोक्त सभी, ये सारे ऐलान किए गए हैं। क्या क्या है? 5 ऐलान है, वो देख लीजिए। एक तो मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। वहाँ जो पटना में IIT है उसका विस्तार किया जाएगा, और उसमें सीटें बढ़ाई जाएंगी। ओके। तीसरी बात है कि 3 एयरपोर्ट की बात की जा रही है, तो पटना और बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। हालांकि ये पिछले बजट में भी बोला गया था और उस पर काम चल रहा है, लेकिन इस बार भी बोल दिया गया। एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण की बात कही गई है। ग्रीनफील्ड मतलब कि नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है। और क्या है? और है पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, इसको लेकर काम किया जाएगा। ये जो नहर परियोजना है उसको लेकर 3 मकसद है। पहला बताया जा रहा है कि बिजली निर्माण करना है, दूसरा सिंचाई की सुविधा, और तीसरा कि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए। ऐसा सरकार का कहना है कि हम बाढ़ को नियंत्रित करना चाहते हैं और इसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि कोसी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये अब सरकार जो है कितनी मदद देगी आर्थिक तौर पर, अभी तो ऐलान किया गया है, कितनी मदद देगी ये सब बाद में बताया जाएगा, ठीक है। और अब चर्चा करते हैं। वैसे तो योजनाएं बहुत सारी है केंद्र सरकार की, 100-150 से ज़्यादा योजनाएं हैं, लेकिन टॉप 10 जो योजना है ना, जिसके लिए आवंटन सबसे ज़्यादा हुआ है, उन सब का जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको बताऊं कि टॉप 10 में एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड कोई भी योजना नहीं है, वो सब पीछे है, ठीक है। तो नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा जो खर्चा किया जाएगा वो PM गरीब कल्याण योजना पर 2.03 लाख करोड़ रुपये। दूसरा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, यानी सड़कों के निर्माण के लिए, तो उसको दिया जा रहा है 1.7 लाख करोड़ रुपये। यूरिया सब्सिडी जो है ना वो 1.19 लाख करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा उस पर। सड़क निर्माण पर नेशनल हाईवे उस अथॉरिटी के अलावा भी 1.6 लाख करोड़ रुपये का। मनरेगा पर 86,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। ज़रूरत ज़्यादा है लेकिन एलोकेशन इतना ही किया गया है, ठीक है। जल जीवन मिशन उस पर 67,000 करोड़ रुपए है। किसान सम्मान निधि इस पर 63,500 करोड़ रुपए ये खर्च किए जाएंगे। आवास योजना पर, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो उसके लिए 54,800 करोड़ रुपए है। एयरक्राफ्ट और यूरो इंजन, उन सब को लेकर जो चीज़ें हैं उसके लिए 48,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चल स्टॉक, ये रेलवे से संबंधित है, ये 45,500 करोड़ रुपए जो ना वो खर्च किए जाने का ये प्लान किया हुआ है। अब बात करते हैं, ढेर सारे जो घोषणाएं हुई हैं और कुछ जो महत्वपूर्ण आवंटन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये बात है कि महिलाओं के लिए ये कहा गया है कि हम 2 करोड़ तक का टर्म लोन जो है ना वो देंगे। 5 लाख SC/ST महिलाएं जो पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर रही हैं, तो उनको अगले 5 साल में 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ये भी बात है कि आंगनबाड़ी योजना के तहत देश भर के 8 करोड़ से अधिक बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। महिलाओं के लिए मिशन शक्ति योजना को उसके लिए 3,150 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। और भी कई सारी जो महिलाओं से, बच्चों से रिलेटेड है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत, महिला हेल्पलाइन, इन सब के लिए भी जो है ना वो उस पर फोकस किया गया है इस बजट में। आगे क्या बात है? स्टार्टअप यानी युवा और रोजगार के लिए भी बोला गया है कि स्टार्टअप के लिए हम 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाएंगे। हालांकि इसका ऐलान कई बार प्राइम मिनिस्टर भी कर चुके हैं इससे पहले भी, ठीक है। दूसरी बात की 500 करोड़ रुपए से 3 AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे, जहां पर टेस्ट वगैरह कर सकेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टूडेंट और जो रिसर्चर्स हों। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी।
बजट तो 1 साल का है, लेकिन बातचीत जो है ना वो अगले 5 साल 10 साल की हम लोग देखेंगे होगी अभी। ठीक है, 1 साल में ये 10,000 सीटें बढ़ाई जाने का प्लान रखा गया है। और क्या है, देश में 23 आईआईटी में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। पटना आईआईटी का हॉस्टल का विस्तार किया जाएगा और पटना के आईआईटी का भी विस्तार किए जाने का प्लान है। पीएम रिसर्च फेलोशिप, उसके तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएंगी। ये है इम्पॉर्टेंट बात। रोजगार के लिए सरकार ने कोई अलग से घोषणा नहीं की है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो योजनाओं का ऐलान किया ना, उस दौरान ये जरूर कहा कि इससे रोजगार का सृजन होगा, नए रोजगार लोगों को मौके मिलेंगे। ठीक है, आगे क्या है, किसानों के लिए ये है पीएम धन धान्य कृषि योजना, वो लागू की जाएगी देश भर के 100 जिलों में। इसके तहत प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा जहाँ पर प्रोडक्शन कम है। और दूसरी बात कि इसमें ये भी ध्यान रखा जाएगा जहाँ पर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उसका जहाँ ज़्यादा यूज़ हो रहा है, एवरेज से ज़्यादा, देश के एवरेज से ज़्यादा, तो उस पर उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, और कहा गया कि 1,70,00,000 किसानों को इससे फ़ायदा मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है ना वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का ही प्लान बनाया गया है। डेयरी, मछली पालन, इन सब के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। दालों को लेकर जो आत्मनिर्भरता बढ़ाने है, जिसके बारे में मैंने कुछ महीने पहले भी आपको बताया था करंट अफेयर्स में, तो उसके लिए 6 साल का एक मिशन बनाया जा रहा है और वो बहुत तेज़ी से चलाया जाएगा ताकि हम दाल जो है ना हर साल जो इंपोर्ट करना पड़ता है बड़े पैमाने पर, वो ना करना पड़े। कपास उत्पादन के लिए भी कार्य योजना वगैरह कुछ बनाने की बात की गई है। एजुकेशन को लेकर ये है कि देश भर में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। कई सारे मिशन में एक ये भी मिशन है। और 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालय हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ उसको ब्रॉडबैंड से कनेक्ट किया जाएगा। ये सब चीज़ें ये की जा रही हैं। हेल्थ के लिए अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए सरकार जो है वो 36 जीवन रक्षक दवाएं जो है ना उसको, उसमें वो इम्पोर्ट टैक्स जो है ना वो उसको फ्री कर दिया है कि इम्पोर्ट टैक्स नहीं लगेगा। और बहुत सारी कुछ जो कैंसर संबंधित जो दवाएं हैं उसको भी राहत दी गई है, उसमें भी इम्पोर्ट ड्यूटी जो है ना वो ख़त्म किया गया है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कैंसर की बीमारी को लेकर मतलब जितने भी जिला अस्पताल है वहाँ पर डे केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो अब शुरुआत में ये है कि 3 साल में 200 डे केयर सेंटर स्थापित किए जाएं अलग अलग जिला अस्पतालों में देश भर में। डे केयर सेंटर क्या होता है, आपने सुना होगा कीमोथेरेपी, जब किसी को कैंसर होता है तो उसके इलाज की जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो कीमोथेरेपी होती है। तो कीमोथेरेपी क्या है, कुछ घंटे के लिए भर्ती होना पड़ता है और उसमें कीमोथेरेपी वगैरह चलती है। तो वो डे केयर में होता है, यानी दिन भर ही वो सेंटर जो है ना वो चल रहा है। ठीक है, मरीज आया, उसको कीमो लगा, फिर वो चला गया, इतना ही काम है। तो ये इसके ज़रिए क्या है ना वो अलग अलग, क्योंकि कैंसर के मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि ये काम भी किए जाएंगे आगे। ठीक है, तो कुछ ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है उस पर ड्यूटी हटाई गई है, बेसिक कस्टम ड्यूटी वगैरह जो मैंने बताई है आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और बात है, ऑनलाइन डिलीवरी और कैब चलाने वाले जो गिग वर्कर्स हैं उसको लेकर बताया गया कि 1 करोड़ गिग वर्कर्स उन सबको आई कार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, इनका ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उनको दी जाएंगी। और 2030 तक गिग वर्कर्स की संख्या जो है ना वो 23 करोड़ से ज़्यादा हो जाने की उम्मीद है। गिग वर्कर्स किसको कहते हैं? गिग वर्कर्स वो जो पीस में काम करता है, पार्ट टाइम में काम करता है, जैसे दिन भर में कभी फूड डिलीवरी करना है, तो ये तो मतलब इसको परमानेंट नौकरी नहीं है, वो काम कर रहे हैं फिर दूसरा भी काम कर रहे हैं फिर अपना काम कर रहे हैं, मतलब आजीविका चलाने के लिए किसी तरीके से कुछ काम कर ले रहे हैं। तो ये गिग वर्कर्स हो गए, कैब चलाने वाले हो गए, फूड डिलीवरी, ऑनलाइन डिलीवरी, ये सब जो है वो गिग वर्कर्स कहे जाते हैं। और क्या है, देश को खिलौना हब बनाया जाएगा और इसके लिए नेशनल एक्शन प्लान ये बनाए जाने की
योजना बनाई गई है। क्लस्टर्स का डेवलपमेंट किया जाएगा। हालांकि ये 4-5 सालों से ये सुनने को मिल रहा है कि खिलौना हब बनाया जाएगा, और लगभग मतलब 2-3 बार बजट में ये इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, क्योंकि चीन से खिलौना बहुत ज़्यादा हम लोग आयात करते हैं, तो उसमें कमी करना ज़रूरी है। ओके, और क्या बात है, क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो इंटरप्राइज। तो ये क्रेडिट कार्ड जो है ना वो दिए जाएंगे जो माइक्रो इंटरप्राइज हैं उसको। 5 लाख की लिमिट होगी। फर्स्ट ईयर जो है वो 10 लाख कार्ड्स जो है ना वो इशू किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे जनजातियों के लिए भी कुछ है। जनजातियों के लिए धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसका बजट जो है ना वो 4 गुना कर दिया गया है। 500 करोड़ था, अब 2000 करोड़ वो कर दिया गया है। ओके, बीमा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बात यह है कि 100% एफडीआई की अनुमति दे दी गई है। अभी तक 75% एफडीआई की अनुमति थी, यानी विदेशी जो निवेश है वो अब पूरी तरीके से उसमें 100% विदेशी निवेश हो सकेगा। मतलब पूरी विदेशी, पूरा मालिकाना हक विदेशी किसी व्यक्ति या कंपनी या संस्था के पास हो सकेगा। अब आगे बढ़ते हैं, और अगला एक सवाल मैंने ले लिया है सिंपल सा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को कौन सी बार बजट पेश किया है? तो सिंपल आंसर है 8वीं बार। ठीक है, तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे। बजट 2025-26 में किस पड़ोसी देश के लिए सबसे ज़्यादा सहायता अनुदान देने का प्रावधान किया गया है? ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो दिया गया ना पड़ोसी में वो भूटान है। ठीक है, भूटान को दिया गया 2150 करोड़ रुपए का ग्रांट उसको दिया गया। अगर पूरी लिस्ट आप देखेंगे कि इसमें अलग अलग जो देशों को और अलग अलग जो परियोजना भी है इसमें शामिल, तो उनको करीब 1 दर्जन से ज़्यादा देशों को या संबंधित परियोजनाओं को ये जो ना भारत अनुदान देता है। तो जैसे भूटान को जो दिया जा रहा है उसमें 2150 करोड़ रुपए, उसमें से 375 करोड़ रुपए लोन के रूप में भी दिया जा रहा है। अफगानिस्तान को 100 करोड़ रुपए दिया जा रहा है, बांग्लादेश को 120 करोड़, नेपाल को 700 करोड़, श्रीलंका को 300 करोड़, मालदीव को 600 करोड़, म्यांमार को 350 करोड़, मंगोलिया को 5 करोड़ रुपए। अफ्रीकी कई सारे देशों को बांटा जाएगा, तो टोटल ये तय किया गया है कि 225 करोड़ रुपए वो दिए जाएं। यूरेशियन देश हैं कई सारे, तो उनमें 40 करोड़ रुपए। लैटिन अमेरिकी जो देश हैं उनमें 60 करोड़ रुपए। अन्य जो विकासशील देश हैं छोटे छोटे, तो टोटल मिला के 150 करोड़ रुपए। इसके अलावा जो दुनिया में कहीं ना कहीं आपदाएं आती रहती हैं, भूकंप हो गया, सुनामी हो गई, चरम मौसम घटनाएं हो गई, तूफान आ गया, तो सब के लिए भी ये किया गया है कि आपदा राहत के लिए 64 करोड़ रुपए विदेशों में खर्च करने के लिए किया गया। चाबहार बंदरगाह है जो ईरान में, तो वहाँ 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मॉरिशस को दिया जा रहा है 500 करोड़ रुपए, और सेशल्स को 19 करोड़ रुपए ये दिया जा रहा है, अनुदान दिया जा रहा है। ठीक है, अब कहेंगे अनुदान क्यों दिया जा रहा है? इन सब के जरिए जो जियो पॉलिटिक्स है भारत की, यानी भू राजनीति है ना, वो मजबूत होती है। ओके, इन सब देशों से बेहतर संबंध रहते हैं। इसके अलावा जब ज़रूरत पड़ती है यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग की, तो उस समय बहुत काम आते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जब हम कुछ बोल रहे हैं तो साथ में आवाज़ उठे, इसके लिए भी साथी की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें, ठीक है, तो ये तो महत्वपूर्ण जो है ना वो करंट अफेयर्स जो है ना वो मैंने आपको बताया। ओके, तो ये तो ठीक है। अच्छा, मैंने शुरुआत में एक सवाल आपसे पूछा था कि आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को किस संसद में किसने पेश किया था? वो कौन थे? आर.के. षणमुखम चेट्टी। आर.के. षणमुखम चेट्टी उनका नाम था। ठीक है, तो पहली बार वो बजट पेश किया था उन्होंने, और उस वक्त के यानी वित्त मंत्री थे वो अंतरिम बजट था। ठीक है, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक बार बजट पेश किया था। ये बात है 1958-59 की। ठीक है, तो कुछ वक्त के लिए वो प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी थे। और अगर सवाल हो कि अब तक का सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है, तो मोरारजी देसाई हैं। उन्होंने 10 बार टोटल
बजट पेश किया था। और अभी हम लोग देख रहे हैं निर्मला सीतारमण जो है ना, वो भी अब उनका भी रिकॉर्ड कुछ सालों में तोड़ देंगी। अभी अगर लगातार वो वित्त मंत्री बनी रहती हैं तो अभी 8वीं बार उन्होंने बजट पेश किया है। 2 और बचे हैं, उसके बाद फिर मोरारजी देसाई की बराबरी कर लेंगे। ज़्यादा समय तक रहती हैं, वैसे सरकार तो अगले 5 साल है ही, तो हो सकता है कि वो उससे भी आगे निकल जाए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जो बजट से रिलेटेड है पूरा का पूरा PDF भी देख लीजिएगा आप, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, आसान शब्दों में, भाषा में हमने समझाने की कोशिश की है आपको। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर ऐप पर आप देख रहे हैं तो आप मैसेज छोड़िए वहाँ पर। ठीक है, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी है हमारा, वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो उसे भी आप देखिए, ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय।